जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी में कई उड़ान बाकी है। अभी तो नापा है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापा है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल UCI 6th 12 क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 3। आज हम लोग जानेंगे अतीत से वर्तमान चैप्टर 3 में इसके क्वेश्चन आंसर। इसके पहले वाले में गाइस हमने इसके बेसिक नॉलेज पर यानी बेसिक थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा किया है। आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इसके सभी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है प्रश्न अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बाबू कि दिल्ली की स्थापना किस राजवंशों के काल में हुई। यानी आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली की स्थापना किस राजवंशों के काल में हुई। तो दिल्ली की स्थापना 950 ईस्वी में तोमर राजवंश के काल में हुई। तो आपके यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि 950 में तोमर राजवंशों के शासनकाल में हुई। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। यानी अलाउद्दीन जो खिलजी था, यानी खिलजी क्या बोलते हैं, खिलजी वंश का जो शासक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, वह गुलाम सेना नायक यानी दक्षिण भारत की विजय किससे प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मलिक काफूर। क्या हो जाएगा बाबू, मलिक काफूर से वहाँ पर उसने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया हुआ है आपको इसमें दिया हुआ है कि मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। तो जो मूल्य नियंत्रण की बात है, मूल्य नियंत्रण की बात करें तो मूल्य नियंत्रण की जो नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। यही एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था तो वह क्या था, घोड़ा दागने की प्रथा और मूल्य नियंत्रण तो प्रणाली उसने चालू की ही थी और सैनिकों को नगद वेतन देने का भी प्रथा इसने प्रारंभ की थी। ये 3 फैक्ट इनसे निकलकर आता है। आपको ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन है। इससे यहाँ से कॉम्पिटिटिव लेवल अधिकांश पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया। यानी दिल्ली के तो बहुत सारे सुल्तान हुए, लेकिन सिंचाई के लिए हमारे फिरोज शाह तुगलक ने नहर का सर्वप्रथम निर्माण किया था। यानी आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिन्होंने सिंचाई यानी खेती बाड़ी करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो आपका आंसर क्या होगा गाइस, फिरोज शाह तुगलक। आंसर क्या होगा बाबू, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिए। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बाबू, मिलान करें। और एक तरफ दिया है राजवंश और दूसरे तरफ दिया है संस्थापक। तो हम लोग यहाँ पर राजवंश यानी कौन से राजवंश किस संस्थापक से संबंधित है यहाँ पर आपको बतलाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क में प्रारंभिक तुगलक वंश यानी प्रारंभिक तुर्क वंश कौन, उसका संबंध किससे था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाबू, देख रहे हैं हमारा कि आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी प्रारंभिक तुर्क वंश जो था किससे संबंधित था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संबंध है वह जलालुद्दीन खिलजी से है, क्योंकि खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था, तो जलालुद्दीन खिलजी। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद से दिया हुआ है तुगलक वंश। यानी आपको अब ग नंबर में दिया हुआ है तुगलक वंश। तो इसका संबंध बाबू गयासुद्दीन तुगलक से है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो था वह तुगलक वंश का संस्थापक था। उसके बाद से देख रहे हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश का जो संस्थापक की बात करें तो खिलजी खां था। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं लोदी वंश। तो लोदी वंश का संबंध बाबू बहलोल लोदी से था। तो इस तरह हम लोग इसको मैच कर लिए।
आप चाहे तो इधर इसके साइड में भी नंबर डाल सकते हैं, जैसा कि प्रारंभिक तुगलक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। फिर खिलजी वंश, तो खिलजी वंश में हम लोग देख रहे हैं तो ये जलालुद्दीन खिलजी कहाँ पर है, हमारे 4 नंबर पर है, तो यहाँ पर ख का 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद से देख रहे हैं तुगलक वंश, तो गयासुद्दीन तुगलक हमारे 2 नंबर पर है, तो 2 नंबर लिख लीजिएगा। फिर सैयद वंश, सैयद वंश में आ जाएंगे खिलज खा, तो यहाँ पर 1 नंबर में है, तो 1 नंबर लिख लीजिएगा। फिर लोधी वंश, लोधी में बहलोल लोधी है 3 नंबर पर, यहाँ पर तो 3 नंबर आंसर डाल दीजिएगा। आप चाहे तो इसके सामने सामने भी लिख सकते हैं और मैच भी करा सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे, अच्छा लगे, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालें, यानी अक्तादारी व्यवस्था क्या था, उस पर आपको बाबू प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न प्रकार के इलाकों में बहाल किया। इन इलाकों को अक्ता कहा जाता है, यानी जो भी तुर्क शासक हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता है बाबू, अक्ता कहा जाता है। अक्ता के अधिकारी मुक्ति या बली कहे जाते थे। इनका दायित्व था कि अपने अक्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, कभी आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी देंगे, यानी सैनिक मदद भी करेंगे अपने सुल्तान को। इसके लिए उन्हें घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे। भूमि पर वसूली भी वली की ही करते थे। वसूली का कुछ भाग अपने स्वयं रख लेने की छूट थी, ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके, यानी उनको जो कर वसूलते थे उनसे जो भू राजस्व प्राप्त होता था वो अपने पास थोड़ा रख लेते थे, क्योंकि वो सैनिकों को देने में जो सैनिकों का जो वेतन था उसे उन्हीं से वह दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। यानी सल्तनत काल, यानी दिल्ली के सल्तनत काल में आपको बतलाना है कि जो किसान थे उनके लगान पर, यानी लगान व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको बतलाना है। तो इसमें देखिएगा, इसका आंसर है कि हमारा प्रारंभिक तुर्क शासकों के समय सरकारी कर्मचारी जिन्हें चौधरी या धूत या मुकदम या पटवारी, यानी क्या क्या कहा जाता था बाबू, जो शासक हुआ करते थे यानी सरकारी जो कर्मचारी हुआ करते थे, तो उन्हें निम्न नामों से पुकारा जाता था, यानी कहा जाता था। उनके द्वारा लगान वसूल किया जाता था। जो स्वयं धनी किसान होते थे, लगान अर्थात भूमि कर को खराज कहा जाता था, यानी जो भूमि कर, यानी जो पृथ्वी से कर, यानी भूमि से जो कर उछला जाता था उसे क्या कहा जाता था बाबू, खराज कहा जाता था। खराज भूमि पर उपजने वाला अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदामों में रखा जाता था। भूमि कर के अलावा प्रत्येक किसान को गृह कर तथा पशु कर भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी भूमिकर के अलावा प्रत्येक किसानों को गृह कर तथा पशुकर भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किसानों के उपज का आधा भाग कर के रूप में लिया जाने लगा, जिससे उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। कर के अधिक बोझ से किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई और वह धीरे धीरे शासन व्यवस्था में विरोधी होने लगे। यानी उन पर इतना न कर जब थोपा जाने लगा तो उनकी समस्या बढ़ती गई और अंत में इतनी समस्या गंभीर हो गई कि उन्होंने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपको क्या दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी की सूची बनाएं और उनके कार्यों का वर्णन करें, यानी उल्लेख करें। तो जो भी दिल्ली सल्तनत काल के शासनकारी जो कर्मचारी हुआ करते थे उन्हें क्या नाम दिया जाता था और उनका कार्य क्या था, ये आपको बतलाना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कि दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी की सूची और उनका नाम निम्नलिखित है।
एक तरफ आपको अधिकारी दे दिया गया है और एक तरफ दिया हुआ है कार्य। तो जो सूबेदार, अब फर्स्ट देखेंगे क्या दिया है, सूबेदार। तो सूबेदार जो होते थे वो सूबे का मुख्य अधिकारी होते थे। क्या होते थे बाबू, सूबे का मुख्य अधिकारी होते थे। सेनापति की बात करें तो सेनापति की बात करें तो यहाँ पर सेनापति सेना का नियंत्रण रखता था। उसके बाद से देख रहे हैं कि प्रशासन, तो प्रशासनिक कार्य को देखना होता था। उसके बाद से वजीर, वजीर जो होता है वित्त विभाग का प्रधान होता है। यानी वित्त विभाग से क्या तात्पर्य है, तो वित्त विभाग से तात्पर्य है यानी रुपया पैसा का जो लेखा जोखा करते थे वह वजीर करते थे। उसके बाद से देख रहे हैं कि आरिजे ममालिक, तो जो सुल्तान की सेना का प्रधान होता था उसे हम लोग आरिजे ममालिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि वकील ए दर, तो जो वकील ए दर होता था उनका कार्य था राज परिवार को देखभाल करना। क्या था बाबू, राज परिवार को देखभाल करना। उसके बाद से देख रहे हैं काजी, तो काजी का काम क्या था, काजी का काम था न्याय करना, या मुख्य न्यायाधीश का जो कार्य होते थे उनका काम था काजी, उसे काजी से पुकारते थे और वह न्याय करते थे। यानी जो भी न्यायालय में केस जाता था, फरियाद जाता था, उनका न्याय कौन करते थे, काजी करते थे। उसके बाद से देख रहे हैं कि दीवान ए ईसा, तो दीवान ए ईसा राजकीय फरमान जारी करने वाला होता था। यानी राज्य में जो भी फरमान है, जो भी संदेश है, यानी जो भी सूचना लागू करना होता था वह दीवान ए ईसा के कार्य में देखरेख में होता था। ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे बात करेंगे, आगे दिया हुआ है आपको उसके बाद से हम लोग आगे बात करेंगे कि दीवान ए ईसा, दीवान ए ईसा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करेंगे बरीद ए मुमालिक, तो बरीद ए मुमालिक जो होते थे वह राजकीय फरमान जारी करना होता था। यानी इनका कार्य क्या था, तो राजकीय फरमान जारी करना होता था। और बरीद ए मुमालिक की बात करें तो गुप्त सूचना एकत्र करना, यानी गुप्तचर के ये काम करते थे। जो बरीद ए मुमालिक हुआ करते थे उनका काम क्या था, तो गुप्त सूचना एकत्र करना और गुप्तचर के रूप में वह कार्य करते थे। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दिया हुआ है आपको कि सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाएं। यानी जो दिल्ली सल्तनत काल हुआ करता था उसमें जो अनाज हुए रबी और खरीफ की फसल हुआ करते थे उनको आपको क्या करना है, बांट कर आपको क्या करना है, उसको समझाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी फसल निम्नलिखित थे। अब खरीफ में देखेंगे कि खरीफ में कौन कौन फसल उपजाए जाते थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धान, ज्वार, बजरा, तिल, कपास, ये सारे किसके अंतर्गत आते थे, खरीफ फसल के अंतर्गत आते थे। ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे रबी फसल की। तो रबी फसल में देखेंगे गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, मसूर, गन्ना और अरहर खरीफ और रबी दोनों में आते थे। यानी ये तो मुख्य रूप से रबी की बात करें तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये मुख्य रूप से आते थे। लेकिन गन्ना और अरहर खरीफ और रबी दोनों में आते थे क्योंकि ये 1 साल तक समय लेते हैं। और अंगूर जो था वह अस्थायी फसल हुआ करता था। यानी अंगूर को जब एक बार बो दीजिए, एक बार उसका पौधा लगा दीजिए तो वह हमेशा लगा रहता था और उसमें समय समय पर क्या होता था, फल निकलता था। और गन्ना और अरहर की बात करें तो ये 1 साल यानी इनके पूरे प्रक्रिया चलाने में, यानी पूरे पौधा को तैयार होने में, उनसे फूल प्राप्त करने में, अन्न प्राप्त करने में उन्हें 1 साल लग जाता था। तो ये रबी और खरीफ दोनों में इनका समय आ जाता था, तो इन्हें दोनों फसल के चक्र में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करे कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनका जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली था उस पर आपको प्रकाश डालना है और ये विचार करना है कि जो आज सरकार जो नियम कानून बना रही है उसमें क्या उनका जो नियम है उनसे लिया गया है, उनकी योजना जो है उनसे कुछ अंश लिया गया है, यही आपको इसमें समझाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
अलाउद्दीन खिलजी ने खादानों से लेकर वस्त्रों, दासों, मवेशियों एवं राजमर्रे के उपयोग की चीजों की कीमतों को निर्धारित कर दिया था। वह चाहता था कि जनता को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। वर्तमान समय की सरकारें भी मूल्य निश्चित कर देती हैं। अनाजों को खरीद के लिए न्यूनतम समर्पित मूल्य निश्चित कर देती है। यदि कोई खरीदे या न खरीदे, सरकार उस मूल्य पर स्वयं अनाज खरीद लेती है और अपने गोदामों में रखती है। उन वितरण प्रणाली दुकानों में नियंत्रण मूल्य पर चावल, गेहूं, चीनी, किरोसिन तेल आदि मिलता है। किरोसिन, पेट्रोल और डीजल का मूल्य भी सरकार ही निश्चित करती है। दवाओं और ब्रांडेड सामानों की कीमत उसके कवर पर छपे रहते हैं। दाम दासी की बिक्री अनाज जनसंघ अपराध माना जाता है। पशुओं के मूल्य सरकार निश्चित नहीं करती। यानी ये जो था सामान जो था उससे क्या होता है कि हम लोग यानी अगर हमारे आवश्यकता के अनुसार अगर वो सामान नहीं है तो हम लोग नहीं खरीदते हैं। लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि वह अपने अनुसार वह पूरे सामान को, जो भी बिकने वाला सामान होता है, वह अपने सामान को खरीद लेता है और स्टॉक में रखता है। अब पुनः उसे सरकारी रेट पर उस जनता को देने का काम करता है, यानी जनता से बेचने का काम करता है। तो ये इससे तात्पर्य यह है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे उनके नियम से ये नियम क्या होता है, मैच करता है। यानी उनका नियम इनके नियम से क्या होता है, मैच करता है, समान है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे तो इनके दरबार में सबसे अधिक सैनिक हुआ करते थे और सैनिकों का नगद वेतन देना एक चुनौती भरी पूर्ण कहानी थी। तो इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को ही लागू कर दिया ताकि सभी वस्तुओं का दाम एक निश्चित रूप में रहे, जिससे क्या हो कि वह उचित मूल्य पर हमारे सैनिक उस वस्तु को खरीद सके और अपने जीविकोपार्जन कर सके, और वह कम ही रेट में, कम ही दर में सभी वस्तु को निश्चित रूप से वह देता था। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत काल का शासक हुआ करता था, तो उन्होंने अगर बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत यानी जो भी इसका उल्लंघन करता था यानी कम तौलता था तो उससे साजा के रूप में उसके शरीर से मांस ही कटवा लेते थे। तो ये सब बात भी ध्यान रखेंगे। आपको ये कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था वह जो व्यापारी अगर कम तौलते थे तो उनकी सजा क्या थी, तो उनके शरीर से ही वह उतना मांस तो उसको काटवा देता था। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे गाइस अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि सल्तनतकालीन किसानों एवं आज के किसानों में क्या क्या समानता और असमानता देखते हैं। यानी सल्तनतकालीन यानी दिल्ली सल्तनत काल के किसानों और आज के किसानों में क्या क्या समानता या असमानता देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत काल के किसान उपज का एक हिस्सा भाग लगान देते थे, वही आज के किसान निश्चित नगद रकम लगान में देते हैं। यानी वह उपज का एक हिस्सा देते थे, यानी जितना उपज होता था उसका एक हिस्सा देते थे। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, यानी आज के किसान क्या करता है, लगान के रूप में नगद वेतन देता है, यानी रुपया देता है, नगद उसका कर देता है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि सल्तनतकालीन समय में किसानों की स्थिति अत्यधिक भयावह थी। उन्हें मजबूर किया जाता था कि वे अपने अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथों में बेचें। किंतु आज के जनतंत्र की प्रणाली यानी कल्याणकारी सरकार हैं, सरकारें समय समय पर उन्हें लगान एवं ऋण को माफ करती है। उन्हें फसल बीमा भी मुहैया कराई जाती है। फसल एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को प्रशिक्षित एवं जागरूक बनाया जाता है। आज कृषि उत्पादों के मूल्य निश्चित होने के बावजूद वे अपनी उपज बेचने या न बेचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। सल्तनतकालीन व्यवस्था में कृषि के लिए पारंपरिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज की कृषि का वैज्ञानिकरण तथा व्यवसायीकरण हो गया है तथा ये नए नए कृषि उपकरणों का उपयोग होता है। यानी आज के इस किसान परिवेश में और दिल्ली सल्तनत काल के किसान परिवेश की बात करें तो आज के किसान बहुत ही दिल्ली सल्तनत काल से मुक्त हैं, क्योंकि इनको अपने मन चाहा बाजार में अपने सामान को बेचने का अधिकार होता है। और दिल्ली सल्तनत काल में क्या होता था
कि उनको इसी बाजार में यानी इसके अंदर ही रहकर आपको सामान बेचना है तो वह वहीं पर बेचते थे, उसके बाहर नहीं बेचते थे। लेकिन आज के जो किसान है अपने मन चाहे मार्केट को बेच सकते हैं, अपना सामान उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता था कि दिल्ली सल्तनत काल में किसानों क्या करते थे, अपने माल को उचित मूल्य पर बेचने का कार्य करते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने इस अध्याय के माध्यम से क्वेश्चन आंसर को हम लोग करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू।